नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रदेश के अध्यक्ष की तैनाती के साथ ही चर्चाएं और बहस इस बात की शुरू हो गई है कि अब जल्द ही कैबिनेट रिशफल होगा। नई कैबिनेट में किसको मौका मिलेगा, किसकी किस्मत खुलेगी और कौन तीसरा डिप्टी सीएम भी बन सकता है। जी हाँ, तीसरे डिप्टी सीएम की बातें कहां से आ रही है, किसके नाम पर मुहर लग सकती है, या फिर ये सिर्फ जो एक तरह से जिसको कहते हैं कि हवाओं में जो खबरें उड़ती हैं और वहीं से वापस खत्म भी हो जाती हैं, उस तरह की खबरों का एक हिस्सा है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि दरअसल तीसरे डिप्टी सीएम की बात उत्तर प्रदेश में कहां से शुरू हुई है। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 24 और मानव श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश जुड़ेंगे। प्रमोद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जितना लंबा आपका अनुभव उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से देखने का रहा है, क्या तीसरा डिप्टी सीएम बन सकता है? क्या ये फिजिबल है? क्या इसकी कोई गुंजाइश, संभावना आप उत्तर प्रदेश की आज की राजनीतिक स्थितियों के बीच में देख पा रहे हैं? जो पार्टी के अध्यक्ष बनने से पहले से चली आ रही हैं, राजनीतिक गलियारे में है कि डिप्टी सीएम बदले जाएंगे, दोनों बदले जाएंगे, फिर ये होता है कि एक बदला जाएगा या दोनों बदले जाएंगे। ये कयासबाजियां तो चल रही थी, जैसे अध्यक्ष को के नामों को लेके कयासबाजियां थी और इस दौरान ये कुछ ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम है और उसकी एक वजह भी मुझे समझ में आती है कि जिस ढंग से अगर आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से और विशेष रूप से गोरखपुर रीजन, वहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वहाँ से पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और इस समय जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी पूर्वांचल के ही हैं। तो इससे पश्चिम और मध्य जो है, ये पूरी तरीके से इसमें कहीं न कहीं विरोधियों को, विपक्षी दलों को ये मौका मिलेगा कि मतलब मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है या उसको लेके एक आलोचना हो सकती है या करें, हो सकती नहीं, होगी ही इसको लेके आलोचना। क्योंकि वो जो संतुलन है, जो क्षेत्रवार संतुलन है और जातिगत संतुलन है, ये सारी चीजें आजकल अपरिहार्य हो गई हैं राजनीति में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा और डिप्टी सीएम देना होगा, क्योंकि अध्यक्ष भी हो गया तो अब कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए उनके लिए, बीजेपी के लिए इस पर चिंतन या मनन हो सकता है या होना अनिवार्य भी होगा शायद। लेकिन सवाल उससे कहीं ज्यादा एक और बड़ा है कि दो डिप्टी सीएम में से किसको हटाया जाएगा? क्या दोनों हटाए जाएंगे? क्या एक हटाया जाएगा? और नहीं हटाए जाएंगे तो क्या 3 डिप्टी सीएम होंगे? तो ये सारी चीजें जरूर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो एक डिप्टी सीएम हटाया जा सकता है और उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसी को ला के यहाँ बैठा के और ये संदेश देने की कोशिश की जा सकती है कि देखिए आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक डिप्टी सीएम बना दिया है। प्रमोद जी, एक तो बात हुई संभागों की या भौगोलिक रूप से अलग अलग जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूरा जो यूपी का मानचित्र है, उसके तमाम भागों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक जातिगत समीकरण साधने की कोशिश होती है और तीसरा समाज के धर्म के लिहाज से ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति का कम से कम बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। अब क्योंकि पीडीए का काट निकालना था, इसीलिए पंकज चौधरी का नाम भी अध्यक्ष के रूप में लाया गया कि जहां एक तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति होनी है, वहीं दूसरी तरफ जातिगत समीकरण भी साथ। इस पूरी गणित के बीच में मानस जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मानस जी और प्रशांत देव हमारे वरिष्ठ सहयोगी दोनों जुड़ गए। मानस जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मानस जी,
जब भी कोई कैबिनेट रिशफल होता है अरे इस पे तो दो लगा दे बातें होती स्टैंड। हैं, किसकी छुट्टी होगी और किसको लाया जाएगा। तो जिनकी छुट्टी होगी वो नाम कौन-कौन से, वो दरअसल एक तो परफॉर्मेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है कि इनकी छुट्टी तय है, और एक समीकरण के आधार पर कि सीएम के समीकरण किसके साथ बेहतर हैं, दिल्ली के समीकरण किसके साथ बेहतर हैं। तो इन दोनों पैरामीटर्स पर कि किसकी इक्वेशन अच्छी नहीं है और किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये दो कारण मोटा-मोटी समझ में आते हैं किसी का भी कैबिनेट से बाहर होने का। बाहर होने वाले नामों में कुछ प्रत्याशित संभावित नाम आपको समझ में आ रहे हैं अभी की गणित देखकर, मानस जी? देखिए, जिनको बाहर होना है उनके बारे में तो अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि रही परफॉर्मेंस की बात तो वो हर साल जो है वो एक रिव्यू होता है और वो सरकार करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो या दिल्ली पे बैठे आला कमान हो। देखिए, जो नाम कटने हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से नाम जोड़ेंगे, क्योंकि अभी गुंजाइश काफी है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। 6 मंत्री अधिकतम अभी और बढ़ाए जा सकते हैं संख्या के आधार पे। तो उसमें जो 2 नाम हैं वो बड़े प्रमुख नाम हैं। एक तो नाम है आकाश सक्सेना का। आकाश सक्सेना वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक तरीके से आजम खान का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए, उनके परिवार का पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं उसके पीछे जो नाम है वो बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना का नाम है। एक कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आजम खान के खिलाफ तमाम सारे मामले उन्होंने दायर करवाए, चाहे वो पैन का मामला हो, 2 पैन का मामला हो या आयु का मामला हो, तमाम ऐसे सारे मामले हो, चाहे वो जॉर्ज विश्वविद्यालय का मामला हो, बहुत सारे उन्होंने लूपहोल्स निकाल करके उसमें मुकदमे दर्ज करवाए, जिसकी वजह से आज आजम खान सलाखों के पीछे हैं, उनके बेटे, और उसके अलावा उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर जो डैमेज हुआ है उसके पीछे नाम है आकाश सक्सेना का। तो पहली बात ये समझिए कि आकाश सक्सेना को उसका इनाम मिल सकता है। ये चर्चा काफी समय पहले से चल रही थी और ये होना भी है। दूसरी वजह ये है कि जहां पर बात अगड़ों की होती है तो वो अगड़ी जाति से आते हैं, और दूसरी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कद इसलिए बढ़ने जा रहा है क्योंकि जो अध्यक्ष लाया गया वो पूर्वांचल से लाया गया और पिछड़ी जात का लाया गया। तो इसलिए पश्चिम को भी बैलेंस करके चल रहा है, इसलिए पश्चिम से 2 प्रमुख नाम है। अब दूसरा जो प्रमुख नाम है वो है भूपेंद्र चौधरी का, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, जाट बिरादरी से आते हैं और जाटों का एक बड़ा वोट बैंक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जाट भी पिछड़ी जात में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो लिहाजा उनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, लेकिन उनका विभाग बड़ा महत्वहीन है, तो ये कहा जा रहा है कि शायद उनका कद बढ़ाया जाए, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण विभाग उनके लिए उसमें उनको भेजा जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरीके से कुछ और भी नाम है। कुल मिलाकर के जो तय हो रहा है, जो मंथन हो रहा है, वो इस बात को लेकर के हो रहा है कि कैसे इस गुलदस्ते को सजाया जाए जिसमें सभी जातियां आ जाएं। यानी जो अखिलेश का पीडीए है उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पर पीडीए में पिछड़े हैं, दलित हैं और अगड़े हैं। तो अगड़ों में नाम बताया मैंने कि आपको कि आकाश सक्सेना एक प्रमुख नाम है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी एक प्रमुख नाम है। केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से कुछ लोगों को संगठन में भेजा जाएगा और कुछ लोगों को संगठन से लाया जाएगा, लेकिन वो ज्यादातर जो होंगे वो चेहरे वो दलित बिरादरी से आएंगे या पिछड़ी जाति से आएंगे। इससे पहले भी जो योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उस वक्त भी जो रिशफल हुआ था वो करीब करीब 1 साल पहले उन्होंने किया था मंत्रिमंडल का विस्तार। और अब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें मंथन चल रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो खरमास निकल जाएगा यानी मकर संक्रांति के बाद वो किसी वक्त तय हो सकता है। वो जनवरी का महीना भी हो सकता है, वो अधिकतम फरवरी का भी महीना हो सकता है, क्योंकि उसके बाद चुनाव के लिए बमुश्किल उत्तर प्रदेश में 300 दिन का वक्त मिलेगा। और ये 300 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी होंगे क्योंकि उसी वक्त जिस वक्त ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा होगा, उसी वक्त लगभग उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का पूरा माहौल बन चुका होगा। अब पंचायत चुनाव जो है उसको उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि ये विधानसभा चुनाव का एक तरीके से सेमीफाइनल है। हालांकि अगर 2021 के आंकड़ों पे हम नजर डालें तो करीब करीब 800 सीटें समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीत के आए थे, और जबकि जो बीजेपी का आंकड़ा था वो करीब करीब 600 का था। बाकी निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनको किसी का समर्थन नहीं था, लेकिन जो समर्थित उम्मीदवार थे उनकी हमने बात ही करीब 3000 सीटें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होती है। तो लेकिन आप देखेंगे कि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी जीत करके आई थी पंचायत चुनाव में,
उसका असर विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ रहा था और एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी थी, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ा था। तो इस बार पूरी कोशिश है पंचायत चुनाव को लेकर के, ये जो अध्यक्ष पद के का जो चयन किया गया, निर्वाचित किया गया निर्विरोध, या मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात चल रही है, इसके पीछे जो आने वाला एक साल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संघर्ष वाला होने वाला है, क्योंकि आप एक लंबी सरकार चला करके आ रहे, आपका दूसरा कार्यकाल है और केंद्र में भी आपकी सरकार को 10 साल से ऊपर निकल चुके हैं। जब आप डबल इंजन की बात करते हैं तो बहुत सारी जवाबदेही जो है वो देनी होगी सरकार को। समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर ये होता है, क्योंकि जब ग्रामीण इलाकों में, जब पंचायत चुनाव चूंकि ग्रामीण परिवेश में होता है, तो वहां पर पीडीए का जो वोट है वो ज्यादा है। आमतौर पर शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती होगी कि वो कैसे इस सत्ता के सेमीफाइनल में अपने आप को आगे रखे। तो इसलिए भी ये मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसलिए भी ये अध्यक्ष का अभी चुनाव हुआ। संगठन में जो आपने देखा, जो संगठन में जो लोग नियुक्त किए गए, इसमें इन समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है और आने वाले वक्त में यही लोग जमीन पर जाकर के ये बताएंगे, गांव देहात में जाकर के, गलियों में जाकर के, कि कैसे सरकार से लेकर के संगठन तक जो पीडीए को चुनौती देने की रणनीति जो बनाई जा रही है, उसमें ये बताया जाएगा कि संगठन में देखिए किस तरीके से कमान दी गई। अगर अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर अगर किसी छत्री को आसीन किया गया है, तो संगठन का जो मुखिया है वो एक दलित, एक पिछड़ी जाति से के व्यक्ति को बनाया गया। इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनका तो एक तरीके से गुलदस्ता सजाया जा रहा है। और ये ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा जो सियासी रणनीति है वो हिंदुत्व के भीतर ही, यानी हिंदुत्व एक अम्ब्रेला है और उसके नीचे जातियों का गुलदस्ता सजाया जाए, इस तरीके की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वही असर हमने संगठन के चुनाव में देखा और वही असर अभी हम मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें भी हम यही देखेंगे। जी, तो एक तरफ जो अपना कोर वोटर है उसको पकड़े हुए रखना है। दरअसल उस कोर वोटर के लिए कहा जाता है कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाता। लेकिन दूसरा जो वोटर है जो कि इधर-उधर अपने लिए नेतृत्व तलाशता रहता है या जिसको लगता है कि यहाँ जाने से हमारा उत्थान होगा, दरअसल वो वोटर है जिसको अब साधने की कोशिश बीजेपी उत्तर प्रदेश और देश में करेगी। लेकिन रास्ता उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव से पहले कैबिनेट रिशफल, हालांकि ये 1 महीना 14 जनवरी तक का जो है, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं होते। लेकिन अमित शाह नितिन नवीन के घर खाना खाने कब गए थे और नाम की घोषणा कब हुई थी? ऐसे ही कुछ संकेत दिल्ली में उत्तर प्रदेश के नामों के भी दिख रहे होंगे। प्रशांत जी, दिल्ली में कौन-कौन से चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के जो उभरते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको कैबिनेट में मिलती जगह दिख सकती है, जिनका जिक्र मानस जी ने किया, उनके अलावा आपको कुछ ऐसे नाम दिख रहे हैं जो संभावित कैबिनेट रिशफल में शामिल किए जा सकते हैं? देखिए मीना जी, जब आप इस तरह के सवाल पूछती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के लिए संभावित नाम, तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि क्या जवाब दिया जाए इसका, क्योंकि हमेशा किस तरह से चौंकाने वाली चीजें होती हैं। तो कुछ भी नाम ले लीजिए, मतलब जो आप नाम ले लीजिए वो तो होना ही नहीं है, ये तय है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, नितिन नवीन का नाम जिस तरीके से निकला और फिर यूपी के अध्यक्ष का नाम जिस तरीके से निकला, तो हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव या अब का उत्तर प्रदेश वो पहले जैसा बहुत आसान नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। दरअसल में देखिए, ये जो मोदी मैजिक, जो ब्लैंकेट मोदी मैजिक था, मेरे ख्याल से 2024 के बाद से वो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं रहा। इसीलिए अब दूसरे विकल्प, जैसे कि जो आपका संगठन का समीकरण, जाति समीकरण, उसको जमीन पे साधने की कोशिश की जा रही है। उसी में पंकज चौधरी का भी नाम आता है कि पूर्वांचल में जो बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक यात्रा शुरू की थी गाजीपुर से उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी, लेकिन उस पर कोई कामयाबी उनको नहीं मिली। और 2022 के विधानसभा चुनाव का नतीजा आपको सबको पता ही है कि कितना पूर्वांचल में कितना ज्यादा डेंट लगा
और 24 में लोकसभा चुनाव में डेंट लगा, तो अब उसको पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जाति समीकरण को बहुत मजबूती से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए, अगर ये इसको अगर पूर्वांचल को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो आप पश्चिम में अगर जाइए, पश्चिम से आप किसी को हटा रहे हैं, एक जाट नेता को पश्चिम से मजबूत जो आपका किला है जाटों का, वहां से एक आदमी को आपने छीना है, उनको हटा करके आप ओबीसी समुदाय से पूर्व में पूर्वांचल साधने के लिए दे रहे हैं, यानी कि पूर्वांचल को साध रहे हैं तो पश्चिम को नुकसान हो रहा है। और पश्चिम में वैसे भी संजीव बालियान को ले लीजिए, और बाकी और दो चार नेता है जो अंदरूनी खबर आ रही है कि वो नाराज है, वो उनकी नाराजगी है और कुछ अलग सोच रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारी भी सामने छन छन के आती है। इसीलिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से बहुत कठिन होता जा रहा है, वह भी उस समय जब 37 लोकसभा समाजवादी पार्टी ने छीन लिया, यूं कहिए कि किसी आपसी टकराहट की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी गोद में दे दिया। अब इसलिए समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में है, और बहुजन समाज पार्टी का भी रोल निकल के सामने देखिए किस तरीके से सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में एक जो ट्रेंड आया था कि जो हाथी, मतलब बहुजन समाज पार्टी का जो काडर वोट है, उससे जो छिटक रहा था वोट, वो जो वोट छिटक रहा था वो सीधे सीधे फूल पे जा रहा था, और उसका फायदा मिला उनको। 19 में भी मिला और 22 में भी मिला विधानसभा चुनाव में, लेकिन 24 में नहीं मिला। और अगर यही स्थिति 2027 के चुनाव में हो गई, फिर क्या होगा? क्योंकि वो जो छिटके हुए वोट थे, मतलब जो बाहर से वोट बैंक्स आ रहे थे, अगर वो नहीं मिले तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। तो ये तमाम चीजों को साधने की ये एक सांकेतिक कोशिश है। ऐसा नहीं है कि आप जाति समीकरण के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दीजिएगा तो उससे बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। एक सिंबॉलिक जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि ओबीसी अध्यक्ष बना देने से सारा ओबीसी समुदाय उलट के आपके पास आ जाएगा। ओपोनेंट भी आपके सामने उसी तरीके के हैं, जमीन उन्हीं की है पूरी तरीके से। तो ऐसा नहीं कि वो एकदम से आपके थाली में सबके चीजें आ जाएंगी। मैं कह रहा हूँ, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे राह कठिन हो रही है अब, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि मोदी मैजिक चलता था, एक वेव थी, जाहिर सी बात है वो वेव थोड़ी कमजोर हुई है, कम हुई है अब धरातल पे। और दूसरी बात, अब लोग ढूंढ रहे हैं काम, लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें मिला क्या, हमें क्या उद्योग मिला, क्या कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में कहीं लगी जिससे कुछ रोजगार के अवसर मिले। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लोगों ने सोचना दरअसल शुरू कर दिया है कि राजनीतिक दल सिर्फ अपनी गणित ही बैठाते रहेंगे। मतलब एक मोटी बात है, क्या उत्तर प्रदेश के लोग सिर्फ ताली बजाएंगे? डबल इंजन की सरकार में क्या क्या मिला है, मतलब जिससे कि आपका रोजगार अच्छा हो गया हो, आपकी सेहत अच्छी हो गई हो। ये चर्चा थोड़ी अब होने लगी है। अब ये वोट में कितना तब्दील होगा और इसका अपोजिशन के जो लोग हैं वो कितना फायदा उठा पाएंगे, ये बात अलग है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जमीन अब वो उतनी आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा अभी से लगता है। हाँ, ये योगी फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कानून व्यवस्था, उस पर कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं है किसी को। लेकिन अब उसमें फिर ये सवाल खड़ा होता है, केंद्र और राज्य के जो संबंध पे चर्चा अक्सर होती रहती है, तो उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जमीन बहुत आसान दिखती नहीं है। प्रमोद जी, बीजेपी की जमीन उत्तर प्रदेश में कमजोर जड़ें हिल रही हैं। बड़ी मुश्किल से जमी थी वैसे भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने इसे और मजबूत करने का काम किया, लेकिन अब पार्टी के भीतर ही योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने का काम भी हो रहा है, जिसके नतीजे 24 के चुनाव में और उससे पहले भी देखने को मिले। लोकसभा की जो तस्वीर है उसमें भी देखने को मिले। सवाल ये है कि इस वक्त बीजेपी के भीतर की जो ये कलह है, ये इस विधानसभा के आने वाले चुनाव से पहले कुछ बर्फ पिघलेगी? जिस तरह से अध्यक्ष की तैनाती हुई है, उससे क्या संदेश गया और कैबिनेट में क्या संदेश बीजेपी देना चाहेगी? मीना जी, जहां तक आपने अध्यक्ष की बात करी, तो अध्यक्ष अब चर्चाएं तो यही है कि अध्यक्ष और उनके बीच, मुख्यमंत्री के बीच, मतलब जो एक कहना चाहिए कि मधुर रिश्ते रहे हो, ऐसा तो रहा नहीं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते, ये भी चर्चा में नहीं रहा कि बहुत उनके कोई टकराव रहा हो।
केंद्र ने जो इनको भेजा है, चूंकि मुख्यमंत्री जी ने ही ये सुझाव दिया था, मानस इस बात को और पुष्टि कर देंगे कि सही है या गलत। उन्होंने ये दिया था कि कुर्मी को जो है वो प्रदेश का अध्यक्ष जातिगत समीकरणों के लिहाज से बनाया जाना चाहिए, ये दबाव जो है मुख्यमंत्री की तरफ से था। और उसके पीछे उनकी एक जो एजेंडा था, ये था कि जो उनके बहुत करीबी है मुख्यमंत्री के स्वतंत्र देव सिंह, उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि वो पहले रह चुके हैं, और उनको अध्यक्ष बनाए जाने के लिए बड़े प्रयास किए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि उनको ले आया जाए। लेकिन चूंकि जो योगी आदित्यनाथ जी और शाह और मोदी के साथ जो समीकरण हैं वो जग जाहिर हैं, इसमें कोई छिपाव भी नहीं है कि कहीं ना कहीं हल्की सी जो तलखियां रहती हैं वो बरकरार हैं। तो उन्होंने वहां से इनको बात तो आधी मान ली कि हाँ कुर्मी होना चाहिए, जातिगत समीकरणों के लिहाज से ठीक है, लेकिन उन्होंने वहां से चौधरी साहब को, पंकज जी को भेज दिया। जो इनकी मंशा थी वो पूरी नहीं करी। दूसरी बात ये भी है कि जो इनके पोस्टर वगैरह लगे, अब उसके क्या मायने निकाले जाएं या उसके निहितार्थ क्या है, उसके पीछे की राजनीति क्या है, ये भी समझने की बात है। तो उन पोस्टरों में जो पंकज जी के बारे में लगे, या इससे पहले भी जो दिल्ली इनके महाराजगंज में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री आए थे, उसमें योगी जी की फोटो नहीं थी, मुख्यमंत्री वो थे। तो उससे ये भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उनके और उनके बीच में कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, खराब ना हो लेकिन अच्छे भी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये दिल्ली से भेजे गए हैं जो योगी जी के उसमें लगाया जाए। तीसरी एक महत्वपूर्ण अभी जो कल डेवलपमेंट हुआ कि जो उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी, तो उसमें चर्चाएं ये भी है कि उसमें अध्यक्ष से विमर्श या संगठन में विमर्श ये शायद बगैर किए ही बना दिए गए। तो ये एक शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है कि एक कहीं ना कहीं म्यान में तलवारें हिलडुल रही हैं। आगे क्या होगा ये तो हम आप सब लोग देखेंगे। दूसरी बात जो आपने मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही, उसमें मुझे लगता है कि ये बात तो मानस जी की किसी हद तक कुछ सही लगती है कि आकाश सक्सेना को प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल में है वो, तो कोई अलग से लाने का सवाल नहीं है, लेकिन वो उनको प्रमोट किया जा सकता है। सवाल ये है कि जो उधर गुर्जर जाट पश्चिम में और जाट अध्यक्ष से उनको हटाया गया है, तो ये भी एक है कि उनको ले लिया जाएगा मंत्रिमंडल में, जो अध्यक्ष हटाए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वहां जो पश्चिम और मध्य जो है, यहाँ के लोगों को, क्योंकि मध्य उत्तर प्रदेश अगर देखें तो वो समाजवादी पार्टी का उसमें कहीं ज्यादा पकड़ है। तो उस लिहाज से ये मध्य उत्तर प्रदेश से भी मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को लेंगे और वो रखेंगे। एक चीज मेरी और समझ में आता है कि इसमें कुछ विभागों में भी रिसफल होगा। बहुत से ऐसे विभाग हैं कि जिनको लेके अखबारों में और मीडिया के बाहर चर्चाएं होती रहती हैं, तो विभागों में भी बदलाव होगा। और ये हो सकता है कि स्वतंत्र देव जी के विभाग में बदलाव कर दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चर्चा में उनका सिंचाई विभाग है। जो टेल तक पानी की बात है, तो वो टेल तो छोड़ दीजिए, ऊपर तक पानी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से वो आलोचना हो रही है स्वतंत्र देव सिंह जी की। तो अब ये संभावनाएं हम आप कर रहे हैं, जैसा कि अभी आनंद जी ने कहा, वो सही कहा कि हम आप लोग कयासबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन सही हो, जो सही दिखाई भी दे वो सही करेंगे। प्रमोद जी, आप और हम कोई भी कयास लगाते हैं तो उसके कई सारे आधार होते हैं। सबसे पहला परफॉर्मेंस, पार्टी में कितना पुराना, संगठन में कितना काम किया, अभी का रिपोर्ट कार्ड, कौन किसके नजदीक, ये सारी बातें। लेकिन नजदीकियां अपनी जगह है और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता का होना अपनी जगह है। पार्टी को जिसने सालों सालों तक सींचा है उसको उसका रिवॉर्ड देना, क्योंकि अब पार्टी सत्ता में है, वो अपनी जरूरत है। तो इन तमाम जरूरत, मजबूरी और समीकरणों के बीच में ही रास्ता बीजेपी को निकालना होगा। ये बात भी उतनी सही है कि मानस जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर हम कद के लिहाज से बात करें, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ नए अध्यक्ष पंकज चौधरी है।
जेस्चर, ओहरा, जो कद होता है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। किसी का अपॉइंटमेंट पूछ के हुआ नहीं हुआ, इसमें भी क्या नए अध्यक्ष इतना रखते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के किसी फैसले या किसी भी बातचीत के ऊपर कहीं कोई किसी भी तरह का भाव अपनी कैपेसिटी में दिखाने का मादा रखते हैं या दिल्ली से निर्देशों की पालना करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अगर उनको भेजा गया है उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल से निकाल करके और उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है, तो निश्चित तौर पर जो हाईकमान है उसने बहुत सोच समझ के भेजा होगा और निश्चित तौर पर वो उनके सबसे विश्वास पात्र लोगों में से रहेंगे। तो मूलतः जो मुद्दा होता है वो होता है कि सरकार किस तरह का काम कर रही है, संगठन उस पर नजर रखे और वो कभी नहीं चाहेंगे कि संगठन और सरकार ये दोनों एकजुट होकर के किसी एक राय पे पहुंचे, क्योंकि उससे क्या होता है कि संभावनाएं कुछ दूसरी किस्म की बनने लगती है। जैसे एक नाम का जिक्र किया, स्वतंत्र देव का नाम प्रमोद जी ने, ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी, इसमें कोई संशय कोई शक शुबा नहीं है कि जो कुर्मी बिरादरी के अध्यक्ष के लिए जो सुझाव था उसमें स्वतंत्र देव सिंह का नाम था। स्वतंत्र देव सिंह सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी लोगों में से है और उनके विभाग में जिस तरीके की शिकायतें आती रही कई बार सार्वजनिक तौर पर भी, देखिए अब तो इस सरकार में बहुत ज्यादा आपके पास गुंजाइश नहीं रहती कि आपके पास खबरें छन करके आए जैसे पहले आ जाया करती थी, तो बहुत सारी चीजें हिडन रहती, लेकिन फिर भी जो चीजें निकल करके आई उस पे सवाल खड़े हुए और मुख्यमंत्री की तरफ से उसमें कुछ एक्शन भी लिए गए थे, तमाम सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन आला कमान ने स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगाई? इसलिए नहीं लगाई क्योंकि संगठन की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार के कामकाज पर नजर रखे, क्योंकि चुनाव सरकार नहीं लड़ती है, चुनाव संगठन लड़ता है। और इसीलिए जो ये अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं पंकज चौधरी, इनको उत्तर प्रदेश की बागडोर थमा करके इनको यहाँ भेजा गया और ये नाम कोई पहली बार चर्चा में नहीं है। बहुत सारे पत्रकार इस बात को जानते हैं, बहुत सारे जो सियासी लोग हैं इस बात को जानते हैं कि जिस वक्त बहुत मनमुटाव की खबरें आ रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उस वक्त भी एक नाम बहुत चर्चा में था और वो नाम पंकज चौधरी का था कि भविष्य के ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो उनके पास पहुंचना भी शुरू कर दिया था, फोन पे उनके हालचाल भी लेने शुरू कर दिए थे, इस तरीके की भी चीजें शुरू हो गई थी। तो निश्चित तौर पर संगठन की तरफ से ये प्रयास किया जाएगा कि वो सरकार में किस तरीके का काम चल रहा है उसका पूरा फीडबैक दे। देखिए ये तो सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने तौर तरीके से चलाते हैं, उनके कामकाज करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो एक बार जब विधानसभा में कह चुके कि उन्हें जो पद प्रतिष्ठा है उन्हें उनके मठ से बहुत मिली हुई है, वो कभी गुना उठा करके चले जाएंगे, तो एक सीधा संकेत था कि वो दबाव में आकर के काम नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली सरकार में जब डिप्टी सीएम ही थे केशव प्रसाद मौर्य और उनके पास पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा महत्वपूर्ण विभाग था, उनके विभाग में तबादले जो है वो मुख्यमंत्री के स्तर पर हो जाया करते थे, उनको जानकारी भी नहीं हुआ करती थी। इसी तरीके से दूसरे डिप्टी सीएम है मौजूदा ब्रजेश पाठक जी, 3 साल हो गए वो अपने विभाग में किसी का स्थानांतरण नहीं करवा पाए, 3 साल तक लगातार उनकी रिकमेंडेशन जो है वो खारिज होती रही। हर तकनीकी परेशानी का नेटवर्क रास्ते में है, लगाम उन पर कटी जा सके। तो ये जो तरीका है उत्तर प्रदेश सरकार का काम करने का, आप देखते हैं कि बहुत सारी आवाजें उठती हैं। आप नंद किशोर गुर्जर को ले लीजिए, बहुत दूर क्यों जाएंगे, आप नोएडा में ही वो रहते हैं, गाजियाबाद में, आप उनको देख लीजिए किस तरीके के वो बीच बीच में उनके बयान आते रहते हैं। तो देखिए ऐसा है कि सरकार और संगठन में आपस में बहुत कुछ ठीक नहीं चलती दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, इसलिए संगठन नजर बना के रखे। पंकज चौधरी को इसलिए यहाँ पर यूपी का चीफ बना करके भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये तो अभी बहुत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो मैंने पहले भी कहा कि उनका काम करने का अपना एक तरीका है, वो दबाव में आकर के किसी तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। और ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे सामंजस्य बिठा करके, जो दबाव में आता नहीं है वो दबाव डालता है, और योगी आदित्यनाथ दबाव डालने में कितने कामयाब हो रहे हैं अभी तक और आगे कितने होंगे, प्रशांत देव जी, मुद्दा ये है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि योगी को प्रधानमंत्री का दावेदार भी
बीच बीच में अलग अलग खेमों से खबरें आती है तो कहा जाता है। तो मुद्दा ये है कि अब योगी आदित्यनाथ कितना दबाव डालेंगे बीजेपी पर और कितना बीजेपी ले पाएगी उनका दबाव। देखिए मीना जी, दबाव कितना डालेंगे ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन दबाव बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं झेलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हम्म। बिल्कुल नहीं झेलेंगे। और ये उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई हुई है। देखिए योगी आदित्यनाथ उस राजधानी ट्रेन की तरह है जो बहुत तेज भागती है, हर जगह रुकती उकती है नहीं, और बीच में जो किसी की सुनती नहीं। तो योगी आदित्यनाथ कभी भी किसी भी हाल में उन्होंने एक ऐसी इमेज अपनी बनाई। अभी मैं पश्चिम बंगाल गया था 2-4 दिनों के लिए, वहां में कई लोगों से मैंने ऐसे बात की, वहां भी लोगों को योगी चाहिए। आप देखिए हर चुनाव में स्टार प्रचारक की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जब कहीं किसी सभा को करने जाते हैं तो वेव देखिए और उनकी पॉपुलैरिटी देखिए। उत्तर प्रदेश में तो खैर उसके अलावा मतलब उत्तर प्रदेश में योगी के इकबाल से सरकार चल रही है, तो योगी है तो सब ठीक है। और कानून व्यवस्था का ऐसा सिक्का उन्होंने जमाया, ऐसा परसेप्शन, ऐसी धारणा बनाई है कि योगी है तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जब जब इस तरह के का कोई पर्सनालिटी जब सामने होती है तो उसने संगठन सरकार से ऊपर अपनी एक जगह बनाई है। और इनकी जो कार्यशैली है बहुत अनुशासित है या जिद्दी मतलब जैसे कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में एक चपरासी का तबादला कोई नहीं करा सकता, ये बात सच है। तो उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को इस तरीके से कस के रखा हुआ है कि कहीं से कोई और बिना उनके कुछ कर नहीं सकता। तो यानी कि उनके काम करने का तरीका इस तरीके का है कि एकदम कंट्रोल्ड वे में सब कुछ चलता है, और पब्लिक में जी। कहीं कोई योगी को लेके कोई शिकायत है नहीं। अब आप संगठन में चाहे कितनी भी शिकायत कीजिए, कहीं और चाहे कितनी भी बुराई कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पब्लिक अभी उनको पसंद कर रही है उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से। मतलब कोई दाग नहीं, कोई शिकायत नहीं उनसे। तो अब सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा जो बीत गया वो जो उसमें गड़बड़ियां हुई, ये आने वाले नगर निगम चुनाव में, पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कमांडिंग फोर्स कौन होगा, सिंगल कमांड किससे चलेगा। मेरे ख्याल से जो जानकारी मुझे मिल रही है कि जो योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि कमांडिंग उनके वो प्रदेश उनके हिसाब से चले। वो चाहते हैं कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उनकी उनकी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे वो देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि केंद्र समीकरण को साध रहा है, जिस तरीके से सहयोगी दलों को साथ लेके चल रहा है, छोटे छोटे दल है उनको महत्वपूर्ण पद दे रखा है, चाहे वो चुनाव जीते चाहे हारे। तो इसको ये बात कई बार सुनने में आता है कि योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं है। उनको जाति समीकरण उनको भी चाहिए, लेकिन जो जाति समीकरण का नेतृत्व है, नेता है, वो उनको उनके हिसाब से चाहिए उनको। जिससे मुझे जी। अच्छी तरह से याद है कि अभी तो कहीं लोकसभा न चुनाव कहीं में उत्तर एसपी प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव की वजह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो डरा हुआ है, यूँ कहना चाहिए। और इसलिए वो सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की हर संभव कोशिश कर रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ को लगता है कि उनकी ताकत और उन पर भरोसा करके बीजेपी अकेले चले तो भी नाव पार हो सकती है। अब देखना है कि बीजेपी अपने भीतर के इस गतिरोध को कैसे दूर करती है। कैबिनेट रिशफल में ये तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। अभी कुछ भी स्पष्टता नहीं हो सकती क्योंकि बीजेपी आजकल अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जाने जाने वाली पार्टी बन चुकी है। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर अभी 1 महीने का समय है कम से कम। ये ज्यादा कितना होता है, ये यूपी में योगी और दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान के बीच बातचीत से तय होगा। लेकिन एक बार चुनाव से पहले कैबिनेट में बदलाव जरूरी है, पार्टी की जरूरत है। और उस जरूरत को पूरा करने में कौन-कौन से समीकरण साधे जाएंगे, किसका सिक्का ज्यादा चलेगा, किसकी बात ऊपर रहेगी, उसी से लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ होगी। न्यूज़ 24 पर आप उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए, उत्तराखंड से जुड़े हुए अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहिए। आप अपनी बात हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सुझावों के रूप में हमसे साझा कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, हमारे पैनलिस्ट से लाइव सवाल भी आप पूछ सकते हैं। आपको लाइव सवालों के जवाब भी लाइव कार्यक्रम के दौरान ही मिलेंगे। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।